गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? मैम बढ़िया, आप सुनाओ। गुड मैं भी इवनिंग मैम। बढ़िया। गुड इवनिंग साक्षी। ओके, ओके, ओके। ओह, हाय एवरीवन। हेलो पायल, हेलो महक, हेलो शालू। शालू, 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 तुम बहुत टाइम बाद आई हो, मुझे ऐसा लग रहा है। संध्या गुड इवनिंग, यशपाल गुड इवनिंग, रितिका गुड इवनिंग, शैल्या गुड इवनिंग, हेलो पलक, सोनम गुड इवनिंग। शालू, तुम पहली बार आई हो क्या, या बहुत टाइम बाद आई हो? दीक्षा गुड इवनिंग, सिमरन गुड इवनिंग। तुम जो ये जवाब नहीं ना देते बच्चे, क्या खाना चाहेंगे आप मुझसे? मिठाई या टॉफी? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिया, दिव्या, अनुराधा गुड इवनिंग, ईशा गुड इवनिंग, हर्षितिका गुड इवनिंग। बेटा गुड इवनिंग। मैम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं हर्षितिका? मैम मैं ठीक हूँ। ओके, दैट्स नाइस। महक कैसे हो? मैम मैम बढ़िया है, बहुत टाइम बाद। बीच में बीमार हो गए थे। ओके, देखा, मैम को याद रहता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं, तभी तो। याद रहता है या नहीं रहता बच्चों, बताओ? नहीं ये याद रहता? मैम। ये मैम। कोई नहीं। वही मैम। चलो, आप कैसे हो? आप बच्चे ठीक हो? तब तक बाकी मुझे बताओ कि तुम लोग के एग्जाम खत्म हो गए? यस मैम। ये मैम। असाइनमेंट करके लाए हो तुम लोग, या भूल जी गए? मैम। ये मैम। कौन कौन करके लाया है? ओके शालू, ओके, टेक केयर बच्चे, टेक केयर। वैसे भी मौसम बहुत खतरनाक हो गया है हिमाचल में। हिमाचल की ठंडी हवाएं यहाँ पड़ रही हैं। मैम भी थोड़ा सा, मैम को भी सर दर्द हो रहा है। मैम आप कब आ रहे हो फिर शिमला घूमने? मैं नहीं आ रही, बर्फ पड़ी है यार वहां पे। मैम अभी तो नहीं पड़ी। ये मैम। नहीं पड़ी ना? जब पड़ेगी तो बताना। तब आऊंगी। मैम मंडी आ जाओ, मंडी में गिरी। मंडी नहीं यार, मंडी बहुत दूर है। मैम मंडी में शिमला आना, बर्फ शिमला। पड़ती है। हाँ, शिमला में। मैम पहाड़ी इलाकों में गिरती है मंडी में। अच्छा, मंडी में मैंने देखा है, प्लेन एरिया है वैसे तो वो। मैम ऊपर ऊपर जब आते हैं ना वहाँ पे गिरती है फिर पहाड़ों में। आप वहां पे रहते हो? यस मैम। अच्छा, सही है। और हाँ, यह शिमला तो ये रहा ना पास, मैम फिर आप 4 घंटे। यहाँ जाना, हाँ, कुफरी। फिर आपने मुझे कुफरी लेके जाना है? मैम कुफरी आ जाना, वहाँ बहुत आज आ जाना का क्या मतलब होता है? मतलब तुम वहाँ, तुम अच्छी कुफरी बर्फ रहती हो या पड़ती है। शिमला रहती हो? तुम्हारी तो आवाज नहीं आई हर्षिता, बहुत आवाज कट रही है बेटा आपका। बच्चे, आवाज नहीं आ रही है हर्षिता का, चैट पे लिख दो। सिमरन मैम, कांगड़ा आना। कांगड़ा में बर्फ पड़ गई? पालमपुर में तो गिरती नहीं है। हाँ, पालमपुर में मैं अभी आए थे अक्टूबर में ना। सिर्फ 12, 11, 12, 13 बच्चों ने होमवर्क किया है, और मैम बाकी। कुफरी बहुत अच्छी जगह है, मैम रहती तो शिमला। अच्छा, यस। ओके, बहुत अच्छी जगह है, वहां भी आना। ओके, तो तुम कहाँ पे रहती, कहाँ हो तुम? रहती शिमला में हो, कुफरी तुम मुझे घुमाना चाहते हो, हाँ? ऐसा? देख लो, यस मैम। मैम आ यस जाएंगे मैम। फिर तुमको। मैम नहीं, मैम आप रहने दो, आप चले ही जाओ यहाँ से, है ना? रोडू, रोडू नारकंडा साइड है क्या? रोडू जाना करके एक गाना है ना? नहीं? मैम। हम्म। है मैम। हाँ, वही रोडू, मुझे पता नहीं, मैंने सुना है गाना और वैसे भी सुना है, बट मैं कभी नहीं गई। पालमपुर में आई हूँ, कुफरी नहीं गई हूँ, शिमला गई हूँ, और कांगड़ा भी ऐसे ही छू के। कांगड़ा, सिमरन कांगड़ा में बर्फ है या फिर और कोई है जो कांगड़ा में रहता है? मैम शिमला से आ जाना फिर मंडी। अच्छा, मैं मैं अच्छा। चंडीगढ़ में यस हूँ, मैम। मैं दिल्ली इस में वजह से हूँ। नेटवर्क इश्यू हो रहा है, इसलिए आपकी आवाज तुम चंडीगढ़ में हो तो मैं भी चंडीगढ़ में ही हूँ, तुम्हें आवाज कैसे नहीं आ रही है? ठंड लग गई तुम्हारे सिग्नल को वहां, यहाँ, नॉट वहां। मैम सोलन, हाँ सोलन में आई हूँ, मेरी फ्रेंड रहती है।
तो मैं आती ही रहती हूँ। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, सब मिलके सोलन आ जाओ फिर। सोलन सब आ जाना जिससे जो हो सकता है। मंडी से शिमला कितनी दूर है? किसी को नहीं पता। मैम 100 कुछ होगा। 100 क्या किलोमीटर? वैसे घंटे बताओ कितने। मैम 4 से 5 घंटे। मंडी रहो मंडी वालों, तो मंडी में रहो। मैम बस में लगे हो। बस भी। नहीं यार नहीं। मैम चंडीगढ़ में आके मेरा फोन को ठंड लग गई है शायद, हाँ तभी। बीच में मेरे फोन को भी ठंड लग गई थी, वो भी नहीं चल रहा था। लैपटॉप को भी ठंड लग गई थी, याद है ना, एक क्लास में तुम्हारे साथ ही हुआ था, रिकनेक्ट होना पड़ा था। है ना? ये वो मैम। बेचारा तभी बीमार हो गया था बेचारा मेरा लैपटॉप। कांगड़ा में पड़ती स्नो में नहीं पड़ती स्नो? अच्छा कांगड़ा में पड़ती ही नहीं है स्नो। ओके ठीक है। कांगड़ा के ऊपर, कांगड़ा वाले रोड से वो जो आता है ना अपना त्रियुंड, और ये वहां तो पड़ती है? नहीं पता ही नहीं है मैम, हम तो खुद घर से बाहर नहीं निकले, आप तो कितना कुछ घूम लिया और कितना कुछ पूछ रहे हैं। मैक्लोडगंज में पड़ती है? ओके मैम, बिलासपुर। बिलासपुर में पड़ती है? मैक्लोडगंज का तो पता है मुझे। मैम आए भी हो या नो मैम, अच्छा हाँ वही तो, बिलासपुर में नहीं पड़ती। चलो ठीक है कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो मैं आ जाऊंगी, तो तुम आ ही जाना। पर आना आप, हाँ हाँ सबके घर आऊंगी मैं, ये तो तुम इतने सारे हो ना, सबके घर आती हूँ मैं, ठीक है। ओके चलो, स्टार्ट करते हैं। पहले क्विक रिवीजन, जो भी हमने कल किया, कल की क्लास से किसी को डाउट है? किसी को भी? नो मैम। नो मैम। ओके फिर हैंड, हाथ सारे नीचे कर लो, वरना मैम को लगेगा कि कहाँ पे गया यार। अच्छा हाँ। ओके। तो कल है यार, हमने माइटोसिस से शुरू किया था, राइट? सो माइटोसिस, मियोसिस, सॉरी मियोसिस, माइटोसिस से कर लिया, मियोसिस 2 से किया था हमने शुरू कल। सो मियोसिस में हमने पढ़ा, मियोसिस 2 में कौन सा होता है पहला? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 2 के अंदर कौन सा पहला आता है? जल्दी जल्दी बोलो। प्रोफेज 2, Very मेटाफेज 2, प्रोफेज एनाफेज टू 2, मेटाफेज टू टीलोफेज 2, एनाफेज टू साइटोकाइनेसिस 2। टीलोफेज good। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि तुम लोग पढ़ के आए हो। और साइटोकाइनेसिस हाँ 2। तुम्हारा नेट बहुत स्लो है। शाबाश बहुत बढ़िया, अभी देखते हैं आज असाइनमेंट्स किसके भी कितने किए। मार्क्स आए होंगे उसमें। ठीक है चलो पढ़ो, आगे चलते हैं। प्रोफेस 1 पढ़ा था यार मैंने, अब तुम्हें समझाना है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें ये समझाना है, ठीक है, क्योंकि हम कल एक साथ सारा समझा दिया था, ये समझाना है मुझे। प्रोफेस 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, जो कि हम कल कर चुके हैं। बट एक चीज है, कल हमने सिर्फ 2 ही डॉटर सेल बनाए थे, यहाँ पर आके ये बना रहा है 4 डॉटर सेल। ठीक है, तो बस वही चीज मैम आपको हेल्प कर रहे हैं, रिपीट भी आ जाएगा, हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको दोबारा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ मैं, इसमें हो क्या रहा है। पहला आपका आ जाता है कौन? हाँ प्रोफेस 2। प्रोफेस 2 में आपके क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, है ना? तो क्रोमोसोम्स के आसपास जो है वो आपका जो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल इधर पड़ा हुआ है, राइट कोने में। इसको कौन ऐसे पकड़ के रखा हुआ है ऐसे? कौन है ये? ब्लैक ब्लैक से कौन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? जल्दी बोलो यार, ये ब्लैक सा कौन है यार? स्पिंडल फाइबर ही तो पकड़ेगा ना सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल को, और कोई नहीं पकड़ सकता उसको। कोई नहीं आएगा उसको पकड़ने के लिए, इतना सोचना क्या है। मैम किधर बता रहे हो सेंट्रोसोम, आप? ब्लैक ब्लैक। यार ब्लैक ये रहा ना, देखो मेरा पेन नहीं दिख रहा तुम्हें, वीडियो नहीं दिख रही मेरी? यस मैम। हाँ तो फिर ये रहा सेंट्रोसोम, ये रहा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दोनों। इसको पकड़ के किसने रखा हुआ है? कौन है ये? स्पिंडल स्पिंडल फाइबर। फाइबर। ब्लैक ब्लैक स्क्रीन देख रहे थे पिंक इतनी देर से? फाइबर। है मैम यो मैम के बच्चों, ध्यान से सुनो। एक्शन भी तो देखो, तुमने सिर्फ स्क्रीन थोड़ी देखनी, तो मैम ने कल पढ़ा ही दिया था ऑलरेडी। तो जब मैम पढ़ा रहे हैं, आवाज आती है, तो वीडियो दिखती है ना साथ में, एक्शन भी दिख रहे हैं, मैम ऐसे हाथ हिला रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, सब दिखता है ना। यो मैम ये मैं ये बीच बीच मैम। में मुझे भी देख लिया करो, ठीक है, मतलब मेरे एक्शंस को देख लिया करो। तो ये देखो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल से पकड़ रखा है, कौन है इसको हेल्प कर रहा? स्पिंडल स्पिंडल फाइबर। फाइबर। अभी टाइम आ गया बेटा, ये धीरे धीरे घूम के अपने प्रिस्पेक्टिव पोल्स में चला जाएगा, यानी पोल्स पे जब पहुंचे तो अभी नहीं जाने वाला, जाएगा, अभी यही है कोने में पड़ा है। अभी इसको धीरे धीरे ले कौन जाएगा बच्चे? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, क्योंकि इसमें अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हो जाएगी डिसअपेयर।
ठीक है, तो देखो ये क्या किया इसने, इसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारे क्रोमोसोम है पहले ये देखो ऐसे थे, है ना, अब ये ऐसे हो गए, ठीक है, ऐसे हो गया ये। अब इसने क्या करना है, स्पिंडल फाइबर ने इसको फिर पकड़ के रख लिया यार कि हाँ भैया अब हम आ गए हैं बीच में, पहले यहाँ थे अब ये बीच में आ गए, सेंट्रियोजोम सेंट्रियोज ऊपर, यहाँ पे ऊपर, और एस्टर्स के हेल्प से, एस्टर क्या करता है, कौन से रेस निकालता है ये, एस्टर रे शाबाश, और ये कौन से प्लेट पे पड़ा हुआ है क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम कहाँ पे पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रोमोसोम, ये कौन सा प्लेट है, इक्वेटोरियल मेटाफेस वेरी गुड, इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलो या मेटाफेजिक प्लेट भी बोलो, मेटाफेज 2 में चलेगा, कोई बात नहीं। इसके ऊपर बेटा स्पिंडल फाइबर ने, स्पिंडल फाइबर ने इस क्रोमोसोम को, ये मेरा हाथ है क्रोमोसोम, ठीक है, इसको पकड़ के रखा हुआ है, यूनिवेलेंट क्रोमोसोम को पकड़ के रखा हुआ है, इसके ऊपर आके कि चिपका किससे है, ये चिपका हुआ है काइनेटोकोर से, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है काइनेटोकोर, याद रखना। मेटाफेज 2 के बाद कौन आ जाता है, मेटाफेज सॉरी एनाफेज, एनाफेज 2 में इसकी जो सिमरन कुमारी, एनाफेज 2 में क्या होता है, एनाफेज 2 में जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड से ऐसे चिपके हुए बेटा वो हो गए अलग, अलग अलग होके कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं बताओ, जल्दी बोलो, यस पोल्स पे जा रहे हैं वो, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर होने वाला है डिवाइड, वो हो जाएंगे अलग, तो इसलिए एनाफेज 2 में आपको ऐसी फॉर्मेशन दिखाई देती है। एनाफेज 2 के बाद कौन आता है, टेलोफेज आज देखो अब टेलोफेज 2 में क्या बन रहा है, धीरे से फरो फॉर्मेशन शुरू हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग गया, और यहाँ पे हमारे को कौन सा न्यूक्लियाई मिलेगा बेटा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्यों, क्योंकि मेयोसिस का काम ही क्या होता है, रिडक्शन रिड्यूस करना। यस रिड्यूस करना, किसको किससे, डिप्लॉइड सेल को, डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड से, ठीक है, समझ में आई, डिप्लॉइड सेल से जब हैप्लॉइड बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मियोसिस, ओके, ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपने पास एक सेकंड कहाँ गया, तो हाँ आप देख सकते हो कि ये जो क्रोमोसोम्स है हमारे, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये अलग अलग होने वाले हैं, अब देखो धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर है यार ये भी डिसअपियर होने वाली है, अब देखो टेलोफेज 2 से कौन आने वाला है, कहाँ जाएगा ये, साइटोकाइनेसिस 2 साइटोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होगा यार, देखो वहां पे फॉर्मेशन बननी शुरू हुई है, यहाँ पर ये बन गई है, बनकर ये क्या होगी, आज मेरा भाई साथ में है तो वो पीछे से एक्शन कर रहा है जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैम ऐसे बीच में हंसे तो आप समझ जाना कि भाई पीछे से हंसा रहा है, ठीक है, ओके, मैम तो तुम्हारे साथ ऐसा मैम छोटा है आपसे, ये मैम क्या, मेरे से छोटा है, हाँ छोटा है लेकिन शरारती है, तभी तभी हाँ, तो आपके घर में भी ऐसा होता होगा ना, आप पढ़ रहे होगे मैम के एक्शंस को देख देख के मेरे को भी मतलब ऐसे करते होंगे ना, डिट्टो कॉपी, नहीं मैम होता, परेशान करते हैं बहुत। हाँ है ना, यही है, ऐसे होता है वर्क फ्रॉम होम में, ओके, चलो अब यार ये देखो साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, ये अपने सेल को अपने आप ये डीप करके डीपन क्यों होना चाहते हैं, फरो क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग होने वाले हैं अलग, अलग होकर सेल मेम्ब्रेन अपना खुद का बनाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपना बनाएगा, न्यूक्लियस अपना बनाएगा, और इसके पास सेल हो जाएगी ये हैप्लॉइड, ओके, तो हमने कल पढ़ा कि यार ये जो दो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक सेल से दो सेल्स बन जाती है ना, बनती है या नहीं बनती है, ये मैम तो ये देखो इसने डिवाइड कर लिया ना अपने आप को, डिवाइड करके इसने दो डॉटर सेल्स बना लिए, तो देखो सेंट्रियोल अपना है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन अपना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने हैं, नंबर ऑफ कंटेंट अपना है, सब कुछ अपना है इसके पास, समझ में आ गया, ये तो कल हमने पढ़ लिया था, बस मैम क्यों समझा रहे हैं दोबारा, क्योंकि आपको ये समझ में आए इसीलिए, देखो सो प्रोफेज 2 क्यों, मतलब कौन सा वाला, ये रहे आपके फर्स्ट 2 1 2 3 4, तो 4 डॉटर सेल्स बने थे ना, हमने एक इमेज बनाया था ऐसा, मियोसिस होती है उनके बीच में, ये मैम
1 2 3 4 सबसे जो मियोसिस स्टार्ट करने से पहले हमने सीखा था ये, राइट? ये मैम। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। कहाँ पे आना है हमें? यहाँ पे आना है हमें, ठीक है। बस यही है, कुछ नहीं है, सेम है। क्रोमोसोम्स ये रही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स कोने में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर एस्टर है। एस्टर क्या कर रहा है? एस्टर निकाल रहा है। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स को लेके बीच में आने वाला है। बीच में तो जब वो पहुंच जाता है उसको बोलते हैं मेटाफेज, और स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है यूनिवेलेंट क्रोमोसोम्स के साथ, और वहां पे काइनेटोकोर के साथ आके चिपक जाता है, वो होता है आपका मेटाफेज 2। और उसके बाद आता है एनाफेज 2। ये रहा एनाफेज 2। यहाँ पे आपके सिस्टर क्रोम आपके यूनिवेलेंट क्रोमोसोम हो गए अलग एक दूसरों से, और धीरे 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 वो पोल्स के ऊपर जा रहे हैं, पोल्स के पास जा रहे हैं, और इन्होंने क्या कर लिया, ये देखो, ये वाला शेप ये रहा, ये वाली शेप ये रही। अब धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ रहा है, स्पिंडल फाइबर इनसे दूर हो जा रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, और ये इसने बना दिया हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। देखो कैसे बन के आता है, ऐसे। सो वी हैव गॉट 1 2 पीछे ये रहा ना, 1 2 3 4 डॉटर सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स। क्यों? 1 कंटेंट ऑफ डीएनए, 1 कंटेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। समझ में आ गया? ये मैम। पक्का? कोई है जिसको नहीं समझ में आया? कोई है तो फटाफट से बोलो, क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस हो गए खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो यार, डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं इनके बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस का काम क्या है यार? इक्वली डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको 5 एप्पल्स दिए और मैम के पास 5 एप्पल है, तो वो इक्वल है या ऊपर नीचे है? मैम इक्वल है। इक्वल। तो वो कैसी डिवीजन हुई? एक डिवीजन हुई है माइटोसिस। लेकिन अगर मैंने आपसे ले लिए 3 एप्पल और, ठीक है, मैम ने आपसे आप लोगों से ले लिए 3 एप्पल और, तो मैम के पास कितने एप्पल्स हुए? 8। 8 हुए, और आपके पास रह गए 2, यानी आपके पास हो गई रिडक्शन, कम हो गई, है ना। तो इस वजह से बच्चे इसको हम बोलेंगे मियोसिस। लेकिन रिडक्शन जो हो रही है वो हो जाती है हाफ। यानी कि अगर मेरे पास 20 एप्पल्स थे, आपके पास 20 एप्पल्स थे, और मैंने आपसे 10 एप्पल्स दे लिए, तो वो क्या हो गया? रिड्यूस ऑफ द हाफ द नंबर। तो 2n होगा, तो n रह जाएगा, यानी 1n रह जाएगा। समझ में आ गई? ये मैम। बच्चे डिप्लॉयड। अब माइटोसिस आप देखेंगे सोमैटिक सेल्स में, भूलना नहीं है, सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स ये करवाया है मैंने स्टार्टिंग में, तो याद रखना ये। डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स आप किसमें देखेंगे? एनिमल्स में। प्लांट्स में आपको हैप्लॉइड डिप्लॉयड दोनों दिखेंगे। मियोसिस में ऐसा नहीं होगा हैप्लॉइड वाला, वहां पे सिर्फ आपको डिप्लॉयड दिखेगा। क्यों? क्योंकि डिप्लॉयड से वो होगा हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड कौन करेगा उसको? मियोसिस। ठीक है, समझ में आ गई? ये मैम। डीएनए रेप्लिकेशन होती है, कहाँ पे होती है डीएनए रेप्लिकेशन माइटोसिस में? जल्दी बताओ। स्पेस। वेरी गुड, स्पेस। और कैरियोकिनेसिस भी कितने बार होती है? एक बार होती है ना। भूल कैसे गए तुम? एक ही बार होती है यार कैरियोकिनेसिस। SG2 के बाद वो जाता नहीं है, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस होती है, तो एक ही बार होती है माइटोसिस में। ठीक है, तो बेटा 1 टाइम होती है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस है। ठीक है, मियोसिस में देखो 2 बार होती है। मियोसिस में क्यों होगी 2 बार? क्योंकि आपको पता है ना, मियोसिस भी 2 है, 1 है 2 है। तो कैरियोकिनेसिस 1 है 2 है, इसीलिए कैरियोकिनेसिस आप 2 बार देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मैम। प्रोफेज माइटोसिस में बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। लेकिन मियोसिस में ऐसा सिंपल नहीं है प्रोफेज 1 में, है ना, क्योंकि हमने वो 5 आगे सब डिविजन पढ़े थे। लिप्टोटीन याद है तुम्हें? ट्रिक बनाने को बोला था जो तुम लोगों ने नहीं बनाया। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन नहीं याद है तुम लोगों को? याद है। इसीलिए बच्चे प्रोफेज है थोड़ा, प्रोफेज 1 है थोड़ा कॉम्प्लेक्स मियोसिस में। प्रोफेज माइटोसिस में सही है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। माइटोसिस अब क्या कह रहा है यार? क्रॉसिंग ओवर होती है या नहीं होती है माइटोसिस में? नो मैम। है ना, नहीं होती। सिनेप्सिस भी नहीं होती यार। तुम्हें कल मैंने बताया भी था कि ये देखो, ये क्या बना रही है मैम? इधर देखो जल्दी, ये कौन सा शेप था? कौन सी शेप थी ये? एक्स शेप, है ना। एक्स शेप कहाँ पे आती है? एक्स शेप आपकी फॉर्मेशन करती है क्रॉसिंग ओवर के वजह से, जो कि आप मियोसिस में देखेंगे। इसीलिए क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में है,
सिनेप्सिस मियोसिस में है। माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं था जब हमने पढ़ा था, ना क्रॉसिंग ओवर थी ना सिनेप्सिस थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, 1 मिनट सुन लो फिर लिख लेना यार। एनाफेज देखो, एनाफेज क्या कह रहा है? एनाफेज कह रहा है कि जो सेंट्रोमियर्स होते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन मियोसिस में देखो दो हमारे एनाफेज होंगे, वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है और एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। याद रखना, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, एनाफेज इन माइटोसिस सेंट्रोमियर होता है, एनाफेज 1 में होमोलोगस इन मियोसिस, एनाफेज 2 में क्रोमैटिड। ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको इजी हो जाए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, टीलोफेज देखो, एनाफेज के बाद टीलोफेज। टीलोफेज क्या होगा यार? क्रोमैटिड्स हैं पर पोल्स पे हैं। यहाँ पे आपकी यूनिवेलेंट क्रोमोसोम्स पोल्स पे हैं, तो ये क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम्स में फर्क है इधर। यहाँ पे डिवाइड बाय 1 शोइंग, ये एक ही बार माइटोसिस शो करता है ना? लेकिन मियोसिस में 2 बार होती है ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, सेल्स 2 बार डिवाइड करती हैं। हाँ, मैम। डिप्लॉइड सेल माइटोसिस में डिप्लॉइड ही रहेगा, लेकिन मियोसिस में डिप्लॉइड से हो जाएगा हैप्लॉइड। यस। समझ में आ गया? लिख लो अब जिसने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस थे मियोसिस और माइटोसिस के बीच में। तो आप अच्छे से एक बार डायग्राम्स को देख लो, माइटोसिस में कैसा दिखता है, और हो सके तो एक पेज पे माइटोसिस बना लो पूरा, एक पेज में मियोसिस बना लो, डायग्राम्स बना लो, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कि मैम नहीं समझ में आ रहा अभी भी क्या है, कोई बात नहीं, आधी चीजें तो पिक्चर देख के समझ में आ जाती है। हाँ या ना? जब आप मूवी देखते हो ना, जब आप मूवी देखते हो या कोई वीडियो देखते हो, तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ यार इसमें ये होगा तो ये ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, मतलब हम खुद के assumptions करके बैठ जाते हैं, तो वो ऐसा ही है बस। ठीक है, तो अब इजी लग रहा है थोड़ा? प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2, सॉरी अपना मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मैम। ठीक है, चलो आगे चलें। मैम। बेटा इसकी सिग्निफिकेंस भी पढ़ लेते हैं। याद है ना, गेमीट फॉर्मेशन गेमीट ही होती है मियोसिस में, मेल का गेमीट फीमेल का गेमीट बना रहा है क्या? फ्यूजन होती है ना गेमीट्स के बीच में। मेल का n क्रोमोसोम ऑफ 23, फीमेल का n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, इन दोनों ने करी फ्यूजन और बन गया एक न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो मियोसिस का काम क्या होता है बच्चे? गैमीट फॉर्मेशन करना। वेरिएशंस होती हैं, वेरिएशंस कैसी कि वो अडेप्टेबिलिटी कर सके। क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है 2n इज इक्वल टू 46 विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, और ये बना देता है 23। इसीलिए मैंने अभी ऊपर ही बताया कि गैमीट फॉर्मेशन n23 एंड फीमेल इज आल्सो हैविंग n23। अंडरस्टूड? मैम। एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, अपने बुक में भी लिखी हुई है ये एनसीईआरटी में, पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस। कुछ नहीं है, बताते हैं मैम, इसको सिंपल कर देंगे। वर्ड्स मुश्किल लग रहे होंगे। अब यार मेरे को एक बात बताओ, हिमाचल जगह ऐसी घूमने वाली, हाँ या ना? है ना? वैसे तो कहीं भी चले जाओ दुनिया के कोने में, हर जगह घूमने जैसी होती है, बट स्टिल हिमाचल में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े टावर होते हैं, वहां पे लिखा होता है ना डेंजर, इलेक्ट्रिकल बोर्ड होते हैं, ऐसा कुछ वहां, बट उनके पीछे से व्यू बड़ा अच्छा हो रहा होता है। तो सोचो वहां पे जाके कोई खींचने का उसको बोलेगा कि भाई वहां पे जा मत, लेकिन वो जाएगा क्यों? क्योंकि यार व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, फोटो अच्छी आएगी मेरी, है ना? तो वो हो गया थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप। तो वैसे ही कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, और कुछ क्या कहते हैं, नहीं जाते हैं। जो नहीं जाते हैं बच्चे, उसको हो जाते हैं क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। ओके, कैसे होंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, हाथ कईयों के बचपन से ही छोटे होते हैं, या कोई काफी लंबे हो जाते हैं, या पैर कभी छोटे हो जाते हैं, या कभी लंबे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल का डिवीजन प्रॉपरली उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो समझ में आ गया ना पैराडॉक्स भी? है कोई डाउट तो बताओ यार, फटाफट से हैंड रेज करो। चलो जल्दी चलो, चलो ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब यार ये बोल रहा है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेल डिवीजन। कैसे यार? यूनिसेलुलर में होता क्या, ये रहा सेल, इसने करी डिवाइड, बन गया दो न्यू ऑर्गेनिज्म। इसको स्पिंडल फाइबर नहीं चाहिए, उसको क्रोमोसोम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको।
अपने आप डिवाइड होता रहता है। तो ये रहा एक ऑर्गेनिज्म, ये देखो ये बैक्टीरिया है फॉर एग्जाम्पल, इसने अपने आप को डिवाइड किया, डिवाइड करके दो आगे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाए। लेकिन जब इन्होंने डिवाइड किया तो उसके अंदर स्पिंडल फाइबर नहीं चाहिए उसको, उसको क्रोमोसोम नहीं चाहिए। क्रोमोसोम कैसे कंडेंस होता है, जब हमने पढ़ा था पीछे, तो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कैसी होती है, विद द हेल्प ऑफ, यार वो धागा धागा सा कौन होता है, क्रोमैटिन। कितनी बार बताओ, Romantic. क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है और वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया में देखें तो बैक्टीरिया में क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जब डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है वो कब होगी यार, वो पहले मटेरियल को ना डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट यानी डबल कर देगा, ठीक है। जब वो डबल कर देगा, देख रहे हो ना कैसे लंबा खींच रहा है अपने आप को, दिखाई दे रहा है आपको, Yeah, यहाँ पे तो छोटा सा ही है, बॉडी भी इसने अपनी लंबी खींच दी, कंटेंट भी उसने अपना डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट करके इसने दो न्यू ऑर्गेनिजम्स बना दिए, बस इसको कहते हैं हमें माइटोसिस। समझ में आ गया, yeah, ma'am. Yeah, ma'am. बस यही था, दैट्स ऑल फॉर एंड आवर सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, अब मुझे बताओ अगर किसी को कोई डाउट है। मैम कैमरा टर्न कर लो तो अपने भाई की तरफ वाह क्या बात है दीक्षा, नहीं मैं बधाई दूंगी एंड में, ठीक है। खुश नहीं, Yeah. भाई तुम्हें लग रहा है छोटा नहीं है वो, मैम भी तो कितने बड़े हैं, तो छोटा थोड़ी होगा भाई मेरा इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब फटाफट से क्वेश्चंस निकालो, मैम भी क्वेश्चंस निकाल लें तब तक, ठीक है। किधर है यार, हम्म, मैम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, तुम लोग सिर्फ अपने आंसर्स निकालो, ठीक है। कितनों ने किया फटाफट से बताओ पहले मुझे, बस एक ने, सुनिधि ने किया है, बाकी अच्छा 10 11 12 बच्चे, हाय रब्बा, बाकी तुम 13, बस 14 15 16, बाकी के जो तुम बैठे हो वो तुमने क्या क्यों नहीं किया, जवाब क्या है कि ना करने का आंसर, 10 ही तो क्वेश्चन दिया है मैम ने, कहा था ना जितने क्वेश्चन होंगे उतना ही टाइम लगाना है, ज्यादा तो लगाना ही नहीं है, 15 16 17, फिर भी स्टिल 20 बच्चों ने, चलो ठीक है फाइन। अब जिसने नहीं किया साथ में कर लेते हैं, डिस्कस तो करना ही है ऑब्वियसली। कहाँ पे है यार, ये रहा, ठीक है। ओ सॉरी, हम्म, चलो दिख रहे हैं क्वेश्चंस, एक बार बताना मुझे, दिख रहे हैं ना आपको। Yes, ma'am. Yeah, चलो ma'am. अब मेरे को फटाफट से, कोई नहीं बोलेगा नहीं मैम, बस सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप फटाफट से सब आंसर लिखेंगे चैट पे, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट, और टाइम लगाना, एक एक मिनट है, एक 30 सेकेंड है बस सबको। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 phase ऑफ इंटरफेस, ओनली 30 seconds। सी 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 सी, क्या बात है बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, एक दूसरों का चेप रहे हो तुम। No, ma'am. मैम आपने No, पढ़ाया ma'am. था ये. खुद किया है मैम। नाइस, गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, काफी उन सबका आंसर सही है यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं मजाक कर रही थी, कभी कभार मजाक में भी ले लिया करो, नहीं वैसे तुम, नहीं 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 मजाक में मत लिया करो, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट Thank you. स्टेटमेंट, वेलकम। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड विद G1 phase। मैम मैंने क्यों बोला था थैंक यू नहीं, सॉरी, हाँ. वाह, आकृति थी ना ये, Yes, ma'am. शाबाश, नींदों में रहती हो लड़की तुम। चलो सुनो, करेक्ट स्टेटमेंट विद G1, ऑब्वियसली यार G1 डीएनए नहीं करेगा, सबसे पहला फेज है ये माइटोसिस का, G1 बैठा रहता है, ये ग्रोथ करता है सिर्फ, है ना, आरएनए का काम है।
सेल कंपोनेंट टेक प्लेस करते हैं यहाँ पे? नहीं करते। No, ma'am. रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होती बेटा, सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं करता ये, बैठा रहता है। ग्रोथ होती है यहाँ पे, आरएनए वगैरह आते हैं मेटाबॉलिकली की, दे आर जीवन में जो आपके सेल होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। Yeah, ma'am. No, ma'am. कौन है ये नो मैम वाला? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं ये, ग्रो नहीं, ग्रो करते हैं सिर्फ, रेप्लिकेट नहीं करता, डिवाइड नहीं करता। सी है इसका आंसर, न्यूक्लियर डिवीजन भी नहीं होती इसमें। नो मैम की बच्ची, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ठीक है? और एंड में तुमने मुझे मार्क्स बताने तुम्हारे कितने बन रहे हैं सबके, और साथ में Yeah, जिसने ma'am. नहीं करे, जिसने नहीं करे वो बेटा अब कर लो, कोई बात नहीं। क्या बता, आप बहुत बिजी हो, है ना? पीएम से आपकी मीटिंग रही होगी, प्रेसिडेंट से आपकी मीटिंग रही होगी, काफी बिजी रहे होंगे आप, कोई बात नहीं मैम, आपको कुछ नहीं कह रहे। Yeah, ma'am. अब तुम बैठ के करोगे सॉल्व और मुझे बताओगे कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है? चलो, और सारे करेंगे सॉल्व, चैट पे भी लिखेंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा मेरे भाई, ये रहा, चलो। Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage. This process occurs at the end of नीट 2020 का क्वेश्चन है, बस 2 साल पहले की बात है। देखो कितना इजी सवाल पूछा है, जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो वही कर पाएगा ये। ओके, बी 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 बी, नाइस, गुड जॉब बच्चों, क्या बात है, तुम तो बहुत पढ़ाकू बन गए हो। मेरी ये डांटने का असर है या तुम खुद पढ़ने चाहते हो, पढ़ने लग गए हो? हाँ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत बढ़िया यार। एस फेज में होता है, ठीक है? इनएक्टिव स्टेज यानी कि, ओए 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, बी राइट, हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट। बी क्यों यार, मेरे को सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, क्योंकि याद है ना, सेल डिवाइड करने के बाद जीवन में आके डिसाइड करता है कि हम बाहर जाएं या ना जाए, कौन? सेल, ठीक है? और वो जी नॉड में करेगा। तो वो बोल रहा है कि द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, यानी कि एम फेज में तो वैसे ही नहीं आने वाला, एस में तो होता ही सिंथेसिस है, तो ये वैसे ही नहीं आएगा। जी टू फेज है यहाँ पे, तो सेल सबसे पहले पहुंचता ही जीवन में है। अगर तो उसको आगे डिवाइड करना है तो वो जीवन में ही, जीवन से एस और एस से जी टू, फिर एम फेज पूरा करके जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है इनएक्टिव स्टेज, यानी जी नॉट के बारे में बात करी है उसने, ठीक है? तो वो क्या करेगा बेटा, वो पूछ रहा है कि अकर्स एट द एंड ऑफ विच वन, सो दैट इज G1 फेज, ओके? क्योंकि बाहर निकलने से पहले वो कौन से फेज में जाता है? G1 फेज। यार बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग, नाराज हो गए? हेलो बच्चों, Yes, ma'am. क्या हो गया तुम्हें? मैम कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये बहुत सिंपल है यार। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन, नीट 2016 का क्वेश्चन है, कम ऑन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये गलत नहीं होना चाहिए तुम लोगों का। बहुत अच्छे कि तुम सबने दोनों क्वेश्चन सही किए अभी तक। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो अपना आंसर क्या है? एस फेस, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क, सेल ने जो डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क को स्टॉल कर दिया, तो कौन सा चेक पॉइंट में वो जाके प्रिडोमिनेटली एक्टिवेट हो जाएगा? और मैंने कितने चेक पॉइंट्स बताए थे, कितने चेक पॉइंट्स थे? 2। अच्छा, 2 बताया मैंने, वाह बेटा। क्या? मैम वही तो बताया था G1 और M में इंटर। नो नो। मैंने 3 चेक पॉइंट्स बताए हैं, 3 चेक पॉइंट, वेरी बैड। चलो बताओ, 6 का आंसर बताओ पहले, फिर मैम देखते हैं जरा, जल्दी बताओ।
3 चेक पॉइंट्स है अपने पास। जल्दी बताओ। डी, बी, ओके। जल्दी बच्चों जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको, आपने तो सॉल्व कर लिया, तो फिर क्यों इतना टाइम लग रहा है? मेरी बात सुनो तुम लोग ना ध्यान से जरा एक बार। अम्म, उम, 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 ये रहा। When cell has stalled DNA replication of fork, which checkpoints could it be approximately? तुम्हें याद नहीं है, मैंने यहाँ पे एक चेक पॉइंट सा बनवाया था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। याद आया कुछ तुम्हें? तो कितने चेक पॉइंट्स हो गए? 3। 3। अब वो बोल रहे कि यार कौन सा ऐसा है जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होती इस साइड है, तो जब वो इस साइड होगी तो कौन सा वाला आएगा? जिसने ये लिखा है बेटा ये तो गलत है। G2 में तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो G2 तो बन भी नहीं रहा, इधर को बन रहा है, इधर को बन रहा है, मतलब एस फेस से इधर की तरफ। हाँ या ना? यार तुम बोलोगे तभी मुझे पता लगेगा। हाँ ठीक है। तो अब देखो G1 में तो है ही नहीं, G1 कैंसिल हो गया, तो देख लेते हैं यार G1 है यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और कहीं G1 है नहीं, तो अपना ये वाला कैंसिल हो गया। अब वो कह रहा है कि बाकी भी देख लो। यानी कि आप मेरे को एक बात बताओ, जब भी हम चेक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, ये रहा एक चेक पॉइंट, ये रहा एक चेक पॉइंट, इंडिया से अगर मुझे पाकिस्तान कोई सामान बेचना है या पाकिस्तान से मुझे इंडिया में कोई सामान देना है, हाँ मेरे को एक बात बताओ यार, चेकिंग नहीं होगी? ऐसा तो है नहीं कि बिना चेक करे हाँ पाकिस्तान बोले अच्छा यार माल आ रहा है, आने दो है, बिना चेक करे, और क्या पता उसके अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो नुकसान कर दे। हाँ या ना? यस सर। तो फिर चेकिंग होगी ना, 2 पॉइंट्स के बीच में चेकिंग होती है, तो एम वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख लो डी ऑप्शन, इसने बोला G2 M and M, जब यहाँ पे ये M कैंसिल हो गया तो ये भी तो कैंसिल ही हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था अगर एक ऑप्शन यहाँ का सही है और दूसरा वाला गलत है बेटा, वो पूरा ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा बचा? ऑप्शन डी। अब जिसको ये नहीं पता कि मैम ये कैसे किया आपने, तो ये बेटा ये ट्रिक वाला पार्ट है, ये ट्रिक वाला पार्ट है। ठीक है, ट्रिक कैसा ट्रिक है ये देखो, मेरी बात सुनो, कैसा ट्रिक है। पहली बात तो हमने पढ़ लिया एम कि चेक पॉइंट होंगे दो चीजों के बीच में, तो ये देखो एम कैंसिल और ये वाला एम भी कैंसिल। क्यों? क्योंकि अकेला नहीं होगा ना वो, इसीलिए। तो ये कैंसिल हो गया ना, ये अपने आप कैंसिल हो गया। चलो इसके बीच में देख लेते हैं यार। अब ये कह रहा है G1 and S, मैम ये तो समझ नहीं आ रहा। आपने चाहिए पढ़ा भी ना हो ना, आप ट्राई कर सकते हो कि आप कहते हैं ना कभी कभी तुक्का भी सही लग जाता है, लगता है या नहीं? ये यही मैम। क्वेश्चन तुक्के वाले टाइप से बता रही हूँ मैं कैसे करना, पर इतना तुक्का मत मारना कि समझ ही ना आए, बट क्वेश्चन को समझोगे तो समझ आएगा। चेक पॉइंट यानी दो चीजों के बीच में, तो देखो दो चीजों के बीच में हो रहा है, ये अकेला था कट गया, ये भी अकेला था कट गया, आपका ऑप्शन C and D गया। अब G1 and S बचा, G2 and M बचा। पहली बात तो अगर डायग्राम तुम्हें थोड़ा सा भी याद है तो मैंने कुछ यहाँ पे बनाया था, तो G1 तो यहीं खत्म हो जाता है, फिर ये S आता है, फिर M आता है, फिर सॉरी G2 आता है ना? तो कुछ ऐसा है कि ये एक्टिवेशन कहाँ करता है बेटा? G2 and M के बीच में, क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन होके वो किधर आती है? वो एस फेज में आती है, इसीलिए सॉरी G2 फेज में आती है, एस में सिंथेसिस होती है और वो G2 में आ जाती है। तो G2 में आके वो डिवाइड थोड़ी करता है, G2 में आके वो रेप्लिकेट थोड़ी करता है, वो वहां पे बैठा रहता है, क्योंकि वहां पे चेकिंग होनी होती है, इसीलिए। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। तो इसलिए आपका आंसर क्या है बच्चे? बी। क्या है? अब जिसने बी लिखा है बी। उसका आंसर करेक्ट है, और जिसने नहीं लिखा गलत है। -1 देना अपने आप को फिर। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग which phase of cycle amount of DNA is cell in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C? ये भी मैंने करवाया हुआ है, बताओ कैसे आएगा, जल्दी बताओ। During which phase cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C if the initial amount is denoted as 2C?
बहुत बढ़िया, नाइस। ईशा बच्चे डी क्यों है? डी नहीं आएगा। वहां पे क्या क्वेश्चन? ये रहा। डी नहीं आएगा यार, डी क्यों आएगा? मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो आपका G1 है बेटा, G1, इसमें 2C 2N होता है। S में 2C 4N हो, सॉरी 2N 2N 4C हो जाएगा। और G2 में भी सेम रहेगा 2N and 4C। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होती है, इसीलिए। तो वो क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा फेज है जहां पे ये सेम रहता है, अमाउंट इज सेम, है ना, इनिशियली रिमेन्स द सेम 4C। तो वो कौन सा है बच्चे? वो G2 है। ओके, G2 में बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करता वहां पे, तो ये नहीं आएगा यहाँ। और ऊपर से आपने डी लिखा है, एम में तो होती डिवीजन है, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? किसी को डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया तो बताओ। नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। मियोसिस, जल्दी बताओ जल्दी। हम्म, अब कहाँ है पूरा? चलो बोलो। बताओ बताओ जल्दी। अब वो बच्चे यही सॉल्व कर पाएंगे जिसको अभी मियोसिस मैंने अभी तो समझाया, तो मियोसिस तो पता होना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर करवाई हमने, सिनेप्सिस भी होती है वहां पे। और मैंने ये भी कल कहा था कि क्वेश्चंस आपके लास्ट के क्वेश्चंस आप देखोगे तो क्या होगा। लास्ट के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बुक में ये टॉपिक्स वहां पे दिए हुए हैं आपको, 1 1 मार्क के भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तुम गायब हो गए क्या सारे? C C D D, ओके। ये रहा। ओके, सुनो, देखो बच्चे, पहले क्या होगा? पहले होगा क्या? सिनेप्सिस। पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, एक बार पेयरिंग हो जाए फिर क्रॉसिंग ओवर होती है। याद आया? पेयरिंग, देखो मैम के हाथ देखो। ये मैम। पेयरिंग, सिनेप्सिस का काम होता है पेयरिंग, फिर होता है क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके बैठ जाते हैं। फिर क्या होगा? फिर आके आपके न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाते हैं, और फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। ठीक है, याद रहेगा ये? सी है इसका आंसर। चलो आगे, नेक्स्ट। enzyme recombinase enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? recombinase कहाँ पे आता है? जल्दी बताओ, ये तो बहुत सिंपल है। ओके मैम, 5 से गिन रहे, सबका आंसर आना चाहिए। 1 2 3 4 4.5 5, बस। गुड, वेरी नाइस, शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो नहीं ना किसी को डाउट? 5 की टीम में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये भी बहुत सिंपल है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। नीट 2013 के क्वेश्चंस डाले हैं मैंने। या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिंपल भी है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल। जल्दी बताओ। वेरी गुड, नाइस यार, क्या बात है, सभी पढ़ाकू बच्चे बैठे हैं यहाँ पे तो। हाँ वेलेंट, नाइस, गुड। नेक्स्ट वाला। During gamete formation, the enzyme recombinase participates during gamete formation, the enzyme recombinase participate during। recombinase किस में होता है? नहीं पता किसी को भी? recombinase किस में होता है यार? वो मैंने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर से बनाए थे। शाबाश, प्रोफेस 1, गुड। नेक्स्ट। ये मुझे बताओ। एजर्शन, बायोवेलेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग पेकिनीमा, सच है ये? सच है, बताओ। ये तो आप अनम्यूट करके बताओ ना।
bivalent are formed during पेकिनीमा? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। तो मुझे बताओ यार, एजर्शन में अगर आप देखें, बायोवेलेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग पेकिनीमा, हाँ या ना? पहले आप बताओ, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। हम्म, मतलब सही है या गलत है? मैम हम्म, सही है। सही है। यस मैम। सबको सही लग रहा है? ये मैम। कोई ऐसा है मैम समझ में ही नहीं आया ये क्या है? अरे तुम बोल सकते हो कि मैम नहीं समझ में आ रहा। पाइकिटीन याद है? पाइकिटीन, पाइकिटीन और पेकिनेमा एक ही चीज है। तुम्हें याद है ना, कल तुम्हें मैंने बोला तुम्हारे को अगर मैं आकृति बोलूं या अक्कू बोलूं एक ही बात है। तुम दोनों पे हाँ ही बोलोगे, हाँ जी मैम, है ना? अगर मैं बोलूं सेल्विया, अब बोलोगे सल्लू, अगर मैं बोलूं सल्लू तो आप हाँ ही बोलोगे। तो सेम वे पेकिनीमा पाइकिटीन बेटा एक ही है। सो बाइवलेंट यहीं पे ही फॉर्मेशन होती है, तो ये एजर्शन करेक्ट हो गया। रीजन देख लो। रीजन है बाइवेलेंट एंड टेट्राड कंडीशंस ऑफ क्रोमोसोमा, टू डिफरेंट थिंग्स। क्या ये सच है? नो मैम। नो मैम। क्यों? क्यों नो मैम? बताओ बताओ। कोई बात नहीं, बताओ। गलत भी है तो भी बताओ, सही भी है तो भी बताओ, कुछ नहीं होगा। मैम वैसे नहीं आ सकते आपके घर पे, ठीक है? और यहाँ से तो मैम क्या ही कर लेंगे। क्यों है, क्यों है? अगर किसी को यस लग रहा है तो क्यों लग रहा है? ये रीजन सही है या गलत है? अच्छा चलो चैट पे ही बता दो। अरे बोलो यार जल्दी। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? ये मैम। तो तुम बोल या सकते मैम। हैं, इसमें इतना टफ क्या है यार? मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कल बायोवेलेंट और टेट्राड नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? यस मैम। यार यस मैम। बायोवेलेंट एंड टेट्राड एक ही चीज है। तुम्हारा नाम, तुम्हारे तुम्हारे को अगर मैं क्या बोल दूं, क्या नाम है तुम लोगों का यार? यहाँ पे देखो जरा, मैं सीमा देवी बोलूं, ठीक है, या सेल्विया बोल दूं, आप दोनों पे हाँ जी बोलोगे, है ना? अगर मैं सेल्विया सेल्वी बोल दूं, या फिर सीमा को सीमू बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, तो आप दोनों में नाम सुनोगे ना यार? मैंने कल बताया था ना आपको कि अगर आपका घर का नाम स्कूल का नाम सेल्वी है और आपको घर के नाम से कुछ और बुलाते हैं, तो आप दोनों में सुनोगे या नहीं सुनोगे? नहीं सुनोगे, बोल दोगे ये मेरा नाम नहीं है तो नहीं बोलना। ठीक है, तो सेम वे बेटा, जो आपका बायवेलेंट और टेट्राड है, ये दोनों सेम ही है, ये अलग अलग कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो एजर्शन आपका करेक्ट है और रीजन आपका गलत है। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैम ने एजर्शन निकाला हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, अभी पीछे ही पढ़ा हमने कि एजर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन ए तो अपने आप ही गलत हो गया, हाँ या ना? यहीं यस तक मैम। पढ़ा हमने, यहीं तक, और ये पता लगे कि ये गलत है, इसके आगे तो जाना ही नहीं है हमें। फिर वो कह रहा है इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। अच्छा, दो सेंटेंस एक बार कैसे? इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यार रीजन तो गलत है, assertion सही है, assertion सही है, रीजन गलत है, तो ये दोनों ट्रू है ही नहीं है, तो ये दोनों ही गलत है। चलो सी में आ जाते हैं। इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो क्या ये सही है? ये मैम। है ना? और वो डी कह रहा है कि इफ एजर्शन एंड रीजन दोनों आर फॉल्स, नहीं, क्योंकि हमारा एजर्शन तो सही था और रीजन हमारा गलत था, तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, अब मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कि तुम लोगों के कितने मार्क्स आए हैं 10 में से। माइनस मत करो, 10 में से ऐसे ही बता दो, माइनस मत करना कि मैम गलत हो गया तो। मैम 8। चैट पे लिखो, चैट पे फटाफट से चैट पे लिखो। सबके 8 है? वाह, 8 8 8 8 8 8। 8 से किसी का ज्यादा भी नहीं है, 8 से किसी का कम भी नहीं है।
जिसके 8 आए हैं ना उसके 6 बन रहे हैं। -2 हो गया ना तुम्हारा, क्योंकि -1 दो क्वेश्चन गलत हुए तुम्हारे, तो 8 - 2 ऑब्वियसली 6। ठीक है, बट कोई नहीं, यू गाइस ट्राइड वेल। बस 5-6 बच्चों ने लिखा, और बाकी तुम कहाँ गए, गायब हो गए तुम। चलो ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट मियोसिस एंड माइटोसिस। सेल साइकिल, सेल डिवीजन इज खत्म। मैम ने आपको असाइनमेंट दे दिया, हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो ऑब्वियसली आप पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे मैम, ज्यादा कुछ नहीं, तो ध्यान से सुन लो 5 मिनट। ठीक है, दिख रहा है सबको स्क्रीन? 1 मिनट, नहीं दिख रहा। अब दिख रहा होगा ना स्क्रीन सभी को? जी मैम। ठीक है, एक्चुअली वो कर नहीं पाए थे अपलोड, तो यहाँ से दिख रहा है ना सबको, क्लियर है ना? जी मैम। ठीक है, तो यार ये देखो क्या कह रहा है फूड आपको। अब मेरे को कोई एक बात बताओ, पहले मेरे को ये बताओ कि जब आपको कुछ आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है या नहीं होती है? जी मैम। होती है ना। डाइजेशन के लिए आप क्या खाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो? कुछ नहीं खाते, पत्थर, पत्थर खाते हो, हवा खाते हो? मैम पत्थर, हवा। यस मैम। पत्थर और हवा खाते हो? यस मैम, वाओ। खाना। खाना, और पीते क्या हो? पानी। कोक, लिम्टा, लिम्का, फैंटा, है ना। छोले कुलचे, मोमोज, ये सब खाते हो ना तुम, खाते पीते रहते हो। जी मैम। तुम बहुत एनर्जी मिलती है, मिलती है या नहीं मिलती है? जी मैम। ठीक है, फूड हमारे बॉडी का बेसिक रिक्वायरमेंट है। पानी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि फूड जो है ना वो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं ताकि ग्रोथ हो, और जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज है उसकी रिपेयर हो। ठीक है, पानी, वाटर, वाटर ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। कैसे? कि आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस हो और आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। होता है ना कभी कभार बच्चे गिर जाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग पानी कम पीते हैं। बॉडी के अंदर पानी ही नहीं होगा तो बॉडी कैसे स्टेबल रहेगी, है ना। तो डिहाइड्रेशन ना हो इसीलिए आपको पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी कौन हेल्प करता है? वाटर ही हेल्प करता है। समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब जो प्रोसेसेस होती है, अब देखो, अब आप कुछ खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्या कुछ भी है, जैसे किसी के घर पे पालक पनीर और रोटी बनी होगी, किसी के मक्की की रोटी पे सरसों का साग बना होगा, किसी की कुछ बना होगा, किसी के कुछ बना होगा, तो सब खाना खा के बैठे हो ना यहाँ पे या नहीं, मेरे को छोड़ के? नहीं, कोई है ऐसा जो बिना खाना खाने बैठा है, खाना खाए बैठा है? नो मैम। खा के बैठे हो ना। तो जब तुमने खाना खाया था, वो इतनी बड़ी सी रोटी, उसको तुमने छोटा सा किया, सब्जी में डुबाई और खाई, है ना। और वो तब एक बाइट थी, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था यार। जब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आपने इंटेक किया, इंजेस्ट किया अपने माउथ में, तो विद द हेल्प ऑफ माउथ में क्या क्या होता है, बताओ क्या क्या होता है? क्या दिख रहा है ये, जल्दी बोलो। टीथ होता है, टंग होता है, सलाइवा होता है। ये सब मिलकर मिक्स करके आप क्या करते हैं, आपकी जो फूड सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है यार, उसको इसने इजीली इंजेस्ट कर लिया, मतलब खा लिया। क्यों? क्योंकि इसने कॉम्प्लेक्स से बनाना है सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, तो सिंपल सब्सटेंस बना लिया और वो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, है ना। वो कहाँ जाएगा, आपका माउथ में तो चला गया, माउथ से अंदर कहाँ जाएगा? ये क्या है, क्या है? या हाँ, इसोफेगस ना। नहीं है इसोफेगस? कोई है इसोफेगस ऐसा? है। मेरे पास तो है ही नहीं है, मेरे को किसी से उधार लेना पड़ेगा। ऐसा है तो कल जाके लेकर आना, लोन में लेकर आना इसोफेगस किसी से, ठीक है। तुम बोलते ही नहीं हो यार बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ मैम तक? इतना ज्यादा तो बोल। हाँ, तुम ही बोलती हो और तो कोई नहीं बोलता। न्यूट्रिएंट्स हमारे यार दो टाइप के होते हैं इसके अंदर। जब आप न्यूट्रिएंट्स को लेते हो तो वो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के तरीके से प्रेजेंट होता है। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो क्या होता है, छोटे 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 प्रोटेक्टिव
प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बस ध्यान से सुनना है, तुमने लिखना कोई नहीं है, लिखेगा नहीं है भी कोई। और उसमें विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं यार? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बड़े बड़े, लार्ज इन अमाउंट। उसको हम बोलते हैं प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके फूड के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, नाम तो सुना ही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, है ना? सुना है तुमने या नहीं? भूल गए? ये मैम तो ऐसे कुछ टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो आओ एक मिनट में हम देख लें। एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं मैं। समझ में आया? तो ये पढ़ेंगे आज। अभी हम कहाँ गया मेरा? ओके, सो विल स्टार्ट विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैम ने ऑलरेडी समझा दिया ये सब। कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हुई है। तो न्यूट्रिशन देख लेते हैं कैसे टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं यार। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटरोट्रॉफिक, एक होता है होलोजोइक, एक होता है सैप्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन बनाता है वो? प्लांट्स। यस, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं बेटा जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी और के ऊपर जाके डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल कौन? ह्यूमन। यस, हम लोग, ह्यूमन लोग, ठीक है। हम अपना ह्यूमन। खाना नहीं बना सकते, प्लांट अपना खाना खुद बना सकते, इसलिए ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, कौन है? एग्जाम्पल ह्यूमन। होलोजोइक में आ जाते हैं यार। होलोजोइक कौन से ऑर्गेनिजम्स हुए? होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो फूड वो खाते हैं कैसे? थ्रू द माउथ के थ्रू खाते हैं। कौन? जैसे कि हम, है ना? एनिमल्स हो गए। समझ में आ गया? अब प्लांट्स के पास माउथ तो होता नहीं है, तो उनको हम होलोजोइक तो नहीं बोल सकते, ठीक है। सैप्रोट्रॉफिक बच्चे, सैप्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जो डेड एंड डिकेड फूड्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं, है ना। जब कोई चीज मर जाती है तो उनका फेवरेट खाना होता है कि वो डेड चीजों को खाए। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? यस मैम। ये मैम। सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि यार ये होता क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएट कैनाल्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होता है क्या? लॉन्ग कोयल ट्यूब होती है, ऐसे एकदम कोयल की तरह, ऐसे ऐसे आपके पूरे माउथ से लेके एनस तक पूरी कोलिंग है ना। माउथ, इसोफेगस, वहां से स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, और धीरे धीरे पूरी जो बॉडी आपकी पूरी कोयलिंग से भरी हुई है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल पूरा ही सब कुछ पढ़ेंगे हम। ये तो जो सिंपल इंट्रोडक्शन थी। फिर इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स। फॉर एग्जांपल आप यही देखते हो, सलाइवा आपके सामने ही है, ठीक है। तो वो कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट आउट करती है, वो है सलाइवा। फिर है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फिर है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, फिर है लिवर और पैनक्रियास। ये सारे कौन से हैं आपके ग्लैंड? ये सारे क्या हैं आपके? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कहाँ पे प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो टू मेन फीचर्स रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो है एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएट ग्लैंड्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैम भेज देंगे ये नोट्स, टेंशन मत लो। कोई डाउट है आज की क्लास से तो फटाफट से बताओ, अदरवाइज आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब हम एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे। कर दिया है मैम ने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मंडे से प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। और कल टेस्ट है, कल टेस्ट प्लीज देना है सबने, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैम कितने मार्क्स का होगा? 60 मार्क्स का है।